हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि यहाँ पर चैप्टर 1 की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स को लेकर चले थे, यानी कि प्रश्न पूछे जा रहे थे और उनके उत्तर हम लोग लिख रहे थे। ठीक है ना? तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको कराए उनको आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा। मैं आपको सेशन में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकती हूँ, तो आपको आंसर करना है। ठीक है? तो हमारा चैप्टर क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे इसमें। लास्ट सेशन में हमने शुरू किया था क्वेश्चन, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब भी अवस्था में परिवर्तन आता है उस दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो आपका स्थिर क्यों रहता है तापमान? क्योंकि जितना भी आप ऊष्मा दे रहे हो वहां पर, वो सारा ऊष्मा जो है पदार्थ की गुप्त ऊष्मा के रूप में स्टोर हो जाता है, या आप क्या कहते हैं, ऊष्मा सारी अवस्था परिवर्तन में चली जाती है। उससे पहले क्या हो रहा होता है, जितनी ऊष्मा आप दे रहे हो वो तापमान बढ़ाने में जा रहा है। जैसे हमने बर्फ का एग्जाम्पल लिया था कि -6 डिग्री सेल्सियस अगर आपका बर्फ का तापमान है, तो अगर आपने सपोज उस बर्फ को बर्तन में रख के गैस के ऊपर रख दिया है, तो गैस यानी कि ऊष्मा दे रहे हो आप। तो जैसे जैसे आप ऊष्मा देंगे, -6, -4, -6, -5, -4, -3, 2, 1 ऐसे करके आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या होगा, तापमान स्थिर हो जाएगा। और उसी तापमान पर आप क्या देखेंगे, बर्फ आपका पिघलना शुरू कर देगी। तो यानी अभी आप जितनी ऊष्मा दे रहे हो वो कहाँ जा रही है, आपकी अवस्था परिवर्तन में जा रही है। ठीक है? तो आपने क्या कहा, प्रश्न था किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और वो गुप्त ऊष्मा किसकी होती है? गलन की हो सकती है, वाष्पन की हो सकती है। ठीक है? गलन कब होता है? जब ठोस आपका पिघल रहा है, यानी बर्फ आपकी पिघल करके पानी बन गई है। अगर वही पानी को भाप में परिवर्तित करना है तब भी आपकी गुप्त ऊष्मा लगेगी, उसको आपका वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाएगा। ठीक है? तो ये आपने लास्ट सेशन में नोट भी कर लिया था। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। एक शुष्क गर्म दिन में आपका जो कूलर है वो ठंडी हवा दे रहा है। क्यों? क्यों? हॉट ड्राई डे है अगर, तो वाष्पीकरण तेजी से होगा। अगर कूलर में आप क्या करते हो, पानी चलता रहता है कूलर की सरफेस पे, वहां से पानी क्या है, इवेपोरेट होगा, वाष्पीकृत होगा। और वाष्पन से आपने पढ़ा कि ठंडक आती है। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं कि गर्म शुष्क दिन में कूलर जो होगा वो अधिक ठंडा करता है। ठीक है? यानी उससे जो हवा अब आएगी वो ठंडी आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट और मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर डे। गर्मियों में मटके में पानी रखा जाता है और मटके का पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता है, या मटके को भी अगर आप टच करके देखते हैं तो वो भी आपको ठंडा लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मटके में होते हैं छोटे छोटे छिद्र। आप मटके को ध्यान से देखो तो वो पोरस दिखाई देता है, यानी उसमें छिद्र रहते हैं। उन छिद्रों से मटके के अंदर क्या रखा है, पानी। पानी रिस करके बाहर आ जाएगा उसकी सतह पर। वहां से पानी क्या होगा, वाष्पीकृत होगा। वो वाष्पीकृत होने के लिए मटके के अंदर जो पानी है उस पानी से ऊष्मा लेगा, या मटके में जो ऊष्मा आपकी रही होगी, अब्जॉर्ब होगी अंदर उसके, उसको वो क्या करेगा, खींचेगा। तो जितनी ऊष्मा पानी में थी या मटके में थी, जितनी गर्मी, वो उस बाहर जो पानी की बूंदे हैं उन्होंने ले लिया। क्योंकि अंदर से मटके के अंदर जो पानी है उससे गर्मी बाहर चली गई है उन बूंदों के पास, उनको वाष्पीकृत करने के लिए। तो अब पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है? सो गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर रिसता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और क्या होता रहता है, वाष्पीकरण होगा। और ऊर्जा क्योंकि बाहर को जा रही है तो आप क्या कहते हैं, घड़े और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में वो ले लेता है ऊष्मा। और यह प्रक्रिया चलती रहती है। चूंकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए मटके का जो जल है वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्लियर? चलिए
Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, परफ्यूम डालते हैं, तो हमें ठंडक का एहसास क्यों होता है? क्योंकि ये सारे कैसे हवा के संपर्क में वाष्पीकृत हो जाते हैं, और जब भी वाष्पीकरण होगा तो आपको कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा, या उस एरिया पे ठंडक आ जाती है। क्योंकि आपने हथेली में एसीटोन रखा है, परफ्यूम रखा है अपना, या पेट्रोल रखा है, तो क्या करेगा? वो पेट्रोल, एसीटोन या जो आपका परफ्यूम है, वो हथेली के आसपास के एरिया से ऊष्मा को क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा, इवेपोरेट होने के लिए। तो चूंकि उसने हथेली से ऊष्मा ग्रहण की है, यानी गर्मी निकाली है, तो आपको हाथ पे कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा। ओके, तो एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। इससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। इसीलिए आपने क्या कहा? मटके का पानी ठंडा हो रहा है, क्योंकि मटके की सतह से वाष्पीकरण हो रहा है। गर्मियों में जब हमारी बॉडी स्वेट करती है, पसीना बहाती है, हमें उस टाइम पे ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन पे जैसे आपका स्वेट आ गया है, तो उसको इवेपोरेट होना है, वाष्पीकृत होना है। स्वेट है क्या? वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, कि पानी की बूंदे हैं, उनको वाष्पीकृत होना है। वाष्पीकृत होने के लिए वो क्या करेंगी? ऊष्मा को अवशोषित करेंगे। और कहां से करेंगी? हमारी ही बॉडी के अंदर से करेंगी। क्योंकि बॉडी के अंदर से ऊष्मा बाहर आ गई तो हमें कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा। ओके, सेम आपका कॉटन क्लोथ के साथ होता है। सो वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप? प्लेट में चाय को हम जल्दी पी लेते हैं, जबकि कप से पीने में हमें देर लगती है। तो क्यों? क्योंकि जब आप प्लेट की बात कर रहे हो तो सरफेस एरिया ज्यादा है प्लेट का, और जब भी आप कप की बात कर रहे हो तो सरफेस एरिया कम है। क्लियर? सरफेस एरिया जब भी ज्यादा होगा, आपने क्या पढ़ा था? वाष्पीकरण तेजी से होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी अगर आपका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा या सतही क्षेत्रफल होगा उसको बढ़ा दिया जाएगा। जैसे आपने क्या बोला कि मैम हमारे पास दो शर्ट थी, शर्ट का एग्जांपल लेते हैं बार बार। दो शर्ट थी, एक को हमने फैलाकर सुखाने रखा, एक को हमने फोल्ड करके रखा। जिसको आपने फैला करके रखा, तो मैंने आपको क्या बताया कि सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। हमने क्या कहा कि आपने कहा कि मैम दो शर्ट मैंने वॉश की थी, एक को मैंने फैला करके सुखाने रखा, एक को मैंने फोल्ड करके रखा। तो जिस शर्ट को मैंने फैला करके रखा था वो जल्दी सूख गई। शर्ट के सूखने का मतलब क्या है? शर्ट क्या है? कपड़ा है, फैब्रिक है। फैब्रिक के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनमें पानी की बूंदे हैं, और जब वो सूख रहा है तो वो पानी की बूंदे वाष्पीकृत हो रही है, तो वाष्पन हो रहा है। ठीक है, तो जिसका आपने जिस शर्ट को फैला करके रखा, दैट मीन्स कि आपने उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ा दिया था। ठीक है, और जिसको आपने फोल्ड करके रखा उसका सतही क्षेत्रफल क्या कर दिया? कम कर दिया। तो जब भी आप कप की बात कर रहे हो तो कप में सतही क्षेत्रफल कम है। आपको पता है ना कप कैसा होता है? कप का सतही क्षेत्रफल आपका कम है। ठीक है, अगर आप प्लेट की बात करते हो तो प्लेट का सतही क्षेत्रफल ज्यादा है। तो यहां से वाष्पीकरण तेजी से होगा। ठीक है, तेजी से वाष्पीकरण होगा तो आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, कॉफी, दूध, जो भी है। कप में वाष्पीकरण देर से होगा तो वहां पर वो गर्म रह जाएगी, इसलिए ये ठंडा हो गया है तो आपने इसको जल्दी से पी लिया है। ओके, चलिए, तो कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा, वाष्पीकरण उतनी जल्दी से होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी से पी लेते हैं। ठीक है, तो आपका मटका हो गया। ये जो आपने कप प्लेट की बात की, आपने कपड़ों के सूखने की बात की, इसके अतिरिक्त आप किसकी बात करते हैं कि बॉडी स्वेट करती है। इसके अलावा आप कहते हैं हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, तो ये सब वाष्पीकरण की घटनाओं पर कार्य करते हैं। जब भी हम पढ़ भी रहे थे, हमने क्या पढ़ा? वाष्पीकरण से शीतलता कैसे आती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमने कहा वाष्पीकरण आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो चैप्टर में जब भी वो पढ़ रहे थे सारे एग्जाम्पल आपने वहां पर पढ़े थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What type of clothes should we wear in summer? किस प्रकार के कपड़े हमें गर्मियों में पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं,
जैसे सफेद बहुत अधिक पहनते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े। इसके अलावा हल्के रंग का, लाइट कलर का कोई भी कपड़ा होता है वो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, और कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े जो होते हैं वो हम अधिक पहनते हैं। तो लाइट कलर पहनने का क्या रीजन है? क्योंकि जो हल्के का रंग होता है वो प्रकाश को कम अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब कम करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना। साथ ही साथ हम क्या बोलते हैं, जब हम कह रहे हैं कॉटन के कपड़े, तो सूती कपड़े आपने कहा कि हमारी बॉडी क्योंकि स्वेट करेगी, जब भी गर्मी होगी उस टाइम पर, तो वो स्वेट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि कॉटन के कपड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो पसीना सोख लेगा। अभी क्या होगा, वो स्वेट क्योंकि कपड़ों में आ गया है, फिर वो इवेपोरेट होगा और हमें ठंडक का एहसास दिलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं, तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं जिसमें पसीना यानी कि स्वेट अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है, जिससे हमें कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने लास्ट सेशन में देख लिए थे सारे। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको लास्ट सेशन में कराया था, पर इसको समझना आवश्यक है। आपको टेम्परेचर दिया जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस में दिया जाता है, एक आपका डिग्री केल्विन में दिया जाता है, ठीक है। आप मानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। क्लियर है? इसको ध्यान से समझेंगे। तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द डिग्री सेल्सियस। ओके, डिग्री सेल्सियस में आपको किसको कन्वर्ट करना है, डिग्री केल्विन में। छोटे क्लासेस में क्या करते थे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप बताइए इतने केल्विन में कितने सेल्सियस होंगे। तो जब भी हमें क्या दिया गया है, केल्विन में टेम्परेचर दिया है 293 केल्विन, 293 केल्विन का तापमान है। आप बताइए 293 केल्विन जो होगा वो कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। 1 मीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है, आप बोल रहे हो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। क्लियर? 293 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ये समझने के लिए हमें समझना आवश्यक है कि डिग्री केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करोगे। आप क्या देखते हैं, 293 केल्विन है आपके पास, ठीक है। आपको कन्वर्ट क्या करना है, डिग्री केल्विन को आपको बदलना है डिग्री सेल्सियस, यही करना है आपको। डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में आप में कन्वर्ट करना है। क्लियर? आपके पास तापमान है 293 केल्विन, तो जब भी हम डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, जो भी जिसको भी आपने डिग्री सेल्सियस में बदलना है इज इक्वल टू डिग्री केल्विन में जो टेम्परेचर होगा उसमें से आप 273 को माइनस कर दोगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस आपके 273 केल्विन है। तो यानी अगर आपको किसी को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो जो आपके पास डिग्री केल्विन का तापमान है उसमें से आप 273 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आपके पास है कितना, 293 केल्विन है। इसको आपने डिग्री सेल्सियस में लिखना है, तो आप क्या कर दोगे, 293 माइनस 273। क्लियर? जितना आपको यहाँ पर माइनस करके आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ आ गया? कुछ भी नहीं करना है, डिग्री केल्विन में टेम्परेचर हमेशा आपको अधिक मिलेगा 273 से, ठीक है। 273 से अधिक तापमान मिल रहा है, दैट मीन्स कि आपको उसमें से 273 माइनस कर दें। क्लियर? कभी 273 से कम मिलेगा तो माइनस में मिलेगा फिर आपको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में। समझ रहे हैं? तो यानी आपने सिंपल डिग्री केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में से आप 273 घटा देंगे, और अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो माइनस की जगह क्या कर दोगे, बताओ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में आप 273 ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिग्री केल्विन का। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या कहा गया, ये आपने किया डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया, इसके लिए आपने 273 घटा दिए। अभी डिग्री सेल्सियस को आप डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, या सेल्सियस को आप केल्विन में जब भी कन्वर्ट करते हो तो क्या आता है आपका, केल्विन में टेम्परेचर चाहिए, तो डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर होगा उसमें क्या कर दोगे, 273 को बच्चे जोड़ देंगे, ठीक है। तो बस ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, तभी आप इजीली अपना क्वेश्चन कर पाएंगे।
चलिए, तो पहला था आपके पास 293 केल्विन, 93 293 केल्विन, दूसरा है आपको 470 केल्विन। चलिए जीआईसी रीठा काल, माइक ले लीजिए जल्दी से। यस, क्या नाम है बच्चे आपका? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, क्या मैम सौर्य। शौर्य, शौर्य बताइए। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि 293 से आपने 273 माइनस किया, कितना आया यहाँ पर? मैम 20। बताओ। 20, और मैम आगे क्या आ जाएगा? मैम डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड। जब भी आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको पहली बात है जिसमें कन्वर्ट करना है वो यूनिट लिखनी आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न में आपके कहा ही वो गया है कि सेल्सियस को सेल्सियस में आपको बदलना है जो केल्विन को दिया गया है, ठीक है। यानी जब आप मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते थे तो पहले आपको क्वेश्चन मीटर में मिलता था, जब आप आंसर लिखते हो तो पीछे आपका सेंटीमीटर लिखा हुआ आता है, यानी यूनिट लिखी हुई आती है। तो हमें शौर्य ने बताया यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस आएगा। वेरी गुड शौर्य। मैंने आपको बताया ये तो आपका हो गया डिग्री केल्विन को आपने सेल्सियस में बदलना था, ठीक है। अभी अगर हमें डिग्री केल्विन को सेल्सियस में ना बदल के डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा तो क्या करेंगे? मैम प्लस कर डिग्री देंगे। सेल्सियस को आपको प्लस कर देंगे। कितना प्लस करेंगे? मैम 273। 273। और किस में प्लस करेंगे? केल्विन। yes, हमें एक तापमान मिलेगा। कौन सा तापमान मिलेगा? मैम केल्विन। डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जी। वेरी गुड शौर्य, सिट डाउन। वेरी गुड। शौर्य ने हमें कितने अच्छे से बताया कि 20 डिग्री आएगा और साथ में सेल्सियस लिखना आपका आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कन्वर्ट करेंगे, जहां पर भी आप कन्वर्ट करके दिखाएंगे, आपको यूनिट लिखना आवश्यक है। सपोज आपने सिर्फ 20 लिख दिया, हम कैसे मान ले कि ये 20 क्या है? आवश्यक नहीं है ना कि ये टेम्परेचर ही हो, ये लेंथ हो सकती है, या हीट का वैल्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये केल्विन ना होके फ़ारेनहाइट हो सकता है। हमें कैसे पता लगेगा? जब भी आप यहाँ पर डिग्री सी लिखोगे तभी हमें पता लगेगा कि आपने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदला है। साथ ही हमें शौर्य ने बताया कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर आएगा उसमें 273 हमें ऐड करना होगा, ठीक है। जीआईसी रीठा का, जल्दी से माइक ले लो। क्या नाम है आपका? मैम क्रिश। क्रिश। क्रिश बताइए, 470 केल्विन है हमारे पास, इसको हमें प्रश्न के अनुसार किस में बदलना है? 470 केल्विन को किस में बदलना है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? मैम बताओ। आप जो बोलोगे मैं। यस। मैम माइनस कर देना है 273 से। माइनस कर देना है 273 से या 273 को? मैम 273 को। 273 को माइनस कर देंगे। और किससे माइनस करेंगे? मैम 470 से। 470 से। वेरी गुड। तो 470 हमारा क्या था? केल्विन का टेम्परेचर था, और उससे हमने 273 माइनस कर दिया, ठीक है। तो जितना आपका टेम्परेचर आएगा वो किसका आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस का आ जाएगा। जी क्लियर है? जी। वेरी गुड क्रिश, सिट डाउन बच्चे। चलिए, तो नोट करेंगे बच्चे। तो आपका 197 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा। जीआईसी रीठा खाल के बच्चे हमेशा से ही बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। आप लोगों को भी रिस्पॉन्स करना है। जीआईसी डुंगरी, सही गलत तो हम बता देते हैं बाद में, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं तो गलतियां भी होंगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको पहले से ही सब कुछ आता तो आप कक्षा में बैठे नहीं होते। यहाँ आप सीखने के लिए बैठे हो तो गलतियां भी होंगी, उनको सुधारा जाएगा। जितनी बार समझ नहीं आएगा उतनी बार समझाया जाएगा, ठीक है। आपको उतना कॉन्फिडेंस लाना है जिस प्रकार से जीआईसी रीठा काल के बच्चे आंसर कर रहे हैं। ओके, आंसर आ गया आपका। 293 केल्विन और 470 केल्विन को कन्वर्ट किया है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ये आपने कर लिया है। केल्विन में तापमान, सेल्सियस में तापमान जो होता है उसको प्लस 273 करते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। केल्विन के तापमान को सेल्सियस में, अगर आपको केल्विन में तापमान दिया गया है तो सेल्सियस में जितना तापमान है उसमें 273 प्लस कर देते हैं। ये आपका फॉर्मूला है। यहां से आप क्या कर लेंगे, फिर माइनस कर लेंगे। इसका ऑपोजिट कर रहे हैं ना हम, डिग्री सेल्सियस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम
जितना हमारे पास केल्विन में तापमान होगा उसमें से 273 को माइनस कर देंगे तो हमें टेम्परेचर मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस में। क्लियर? तो एक फॉर्मूला याद रखना है, उसको घुमा के आप सही कर लोगे। ओके, सेम इसका ऑपोजिट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। चलिए माइक ले लो जी, ऐसी रीठा काल जल्दी से। क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम अंबर सेनेगी है। अंबर सिंह नेगी। अंबर बताइए कि हमें इस प्रश्न में क्या करना है? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दिया है, इसको आपने केल्विन में बदलना है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा तो क्या करेंगे? प्लस करना है। प्लस करेंगे, यानी कि डिग्री सेल्सियस में जो आपको तापमान दिया है उसमें आप प्लस करेंगे। और प्लस कितना करेंगे? मैम 25, 273 में 25 प्लस करेंगे। वेरी गुड। तो 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसमें आप 273 ऐड कर दोगे। ठीक है, वेरी गुड अंबर, सिट डाउन बच्चे। और किसी को कुछ आंसर करना है बताओ। चलिए, तो हमें अंबर ने बताया, हमें पहले शौर्य भी बता चुके थे कि हमें डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में बदलना होगा तो हम 273 ऐड कर देते हैं डिग्री सेल्सियस में। क्लियर? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें 273 जोड़ लो। 373 है, उसमें भी 273 जोड़ लो। जो आपको अभी तापमान मिलेगा वो किसका होगा? डिग्री केल्विन में या केल्विन स्केल पे होगा। क्लियर? समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Give reason for the following observation. Naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. Okay? क्या कहा जा रहा है? नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो कुछ समय बाद गायब हो जाती हैं, जबकि अपने पीछे वो कोई भी अवक्षेप या फिर कोई शेष पदार्थ नहीं छोड़ती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको वहां पर क्या दिखता है कि नेफ्थलीन की बॉल्स जो होती हैं वो डायरेक्ट वेपराइज हो जाती है, यानी वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था बच्चे? हमने पढ़ा था, जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। बर्फ सभी लोगों ने देखी है? बर्फ देखी है सभी ने? यस, देखिए। ठीक है, आपके पास बर्फ है। सपोज बर्फ आपकी क्या हो गई? ठोस अवस्था हो गई। ठीक है, और जल के रूप देख रहे हैं हम। ठीक है, जल का दूसरा रूप क्या होगा? पानी। पानी आपकी क्या हो गई? द्रव अवस्था हो गई। भाप आपका क्या होती है? गैसीय अवस्था होती है। ठीक है, तो आपने क्या कहा, मैम हमने बर्तन में बर्फ ले ली, बर्फ को, जो बर्तन था हमने उसको गैस पे रख दिया। धीरे धीरे जब ये मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर जाएगा, बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया मेल्टिंग पॉइंट पे। अब बर्फ पानी में बदल गई। तो ये कब हुआ? जब आपने गर्म किया ना बर्फ को, यानी तापमान दिया। तापमान देने से आपका बर्फ पानी में बदल गया, यानी कोई भी ठोस द्रव में बदल जाता है। पानी को आप और गर्म करते हैं और आप क्या देखते हैं? धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। एक तापमान ऐसा आता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट जब भी आएगा तो पानी आपका भाप में बदलना शुरू होगा। तो यानी और गर्म करने से आपका द्रव गैस में बदल जाता है। आपने जब कपूर की बात की, नेफ्थलीन बॉल्स की बात की, तो वो आपका ठोस था। कपूर सबने देखा होगा। ठीक है, वो ठोस था आपका। बाहर जब आपने उसको पैकेट से निकाला या आपने कहीं पर भी उसको रखा, सपोज आपने उसको किसी बॉक्स में रखा, अलमीरा में रखा, अपनी कहीं पर भी रखा, तो जब आपने वहां पर रखा उसको, तो वो बाहर तापमान के संपर्क में आया, तो वो पानी में परिवर्तित ना होकर के डायरेक्ट किसमें, यानी कि वो द्रव अवस्था में न जाकर के सीधा गैसीय अवस्था में चला गया। इसलिए उसने कोई भी अवक्षेप पीछे नहीं छोड़ा। इसीलिए अगर आप कुछ समय बाद वहां पर चेक करो तो सिर्फ आपको स्मेल आती है कपूर की, कपूर कहीं कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, सो naphthalene balls disappear with time without leaving any solid because naphthalene balls sublime। हमने क्या पढ़ा था? हमने ऊर्ध्वपातन पढ़ा था। ऊर्ध्वपातन क्या था? जब भी आपका ठोस सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, बीच में द्रव अवस्था में नहीं जाएगा। क्या कहा मैंने? ऊर्ध्वपातन क्या है? जब कोई ठोस, रीठा खाल शौर्य के लेफ्ट में जो बैठे, सुन लीजिए पहले क्या कहा मैंने? जब कोई ठोस तापमान मिलने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यानी हमने क्या बोला? बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी बनेगा, तब आपका भाप बनेगी। लेकिन अगर बर्फ सीधे भाप में परिवर्तित हो गया तो इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। समझ गए? तो
तो बर्फ यानी कि सीधा गैसीय अवस्था में जा रहा है। कोई ठोस आपका अगर सीधा गैसीय अवस्था में जा रहा है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेफ्थलीन बॉयल के साथ यानी कपूर के साथ यही हो रहा है, ठोस आपका सीधा गैसीय अवस्था में जा रहा है यानी ऊर्ध्वपातित हो रहा है या ऊर्ध्वपातित हो रहा है, यही कपूर की बॉल के साथ हो रहा है। नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है। वाष्पशील ठोस से क्या समझते हैं? ऐसा ठोस जो वाष्प में परिवर्तित होता है। जैसे बर्फ आपका भाप में परिवर्तित हो रहा है, वैसी आपका जो क्या है कपूर है वो भी भाप में परिवर्तित होगा, तो उसको वाष्पशील ठोस कहा जाएगा। ठीक है, नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना यानी द्रव में नहीं जाएगा, ठीक है, गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा तो क्या बताएंगे? जब कोई ठोस द्रव अवस्था में जाए बिना या जब कोई ठोस सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस क्रिया को या उस प्रक्रिया को आपका ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यही नेफ्थलीन में हो रहा है। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो आपको सिर्फ कपूर की गंध आती है, आप बोलते हैं कपूर की गंध तो आ रही है लेकिन कपूर कहीं नहीं दिख रही है, तो वो कपूर नहीं दिखने का मतलब गैसीय अवस्था में चला गया। ठीक है, समझ आ गया? चलिए नोट करेंगे जल्दी से। बस बहुत सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कपूर ठोस था, ठोस से सीधा उसका गैस बन गया है, वो द्रव अवस्था में नहीं गया है, और यह ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने चैप्टर 1 के कुछ और प्रश्नों के उत्तर जाने, आने वाले सेशन में भी हम कुछ और प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। जीआईसी रीठा खाल के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। शौर्य, क्रिश, अंबर ने बहुत अच्छे से आंसर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे इसी तरह से आंसर करेंगे और अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रश्न होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।